हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास जो चल रही है वो चल रही है, चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी कोलाइड के उदाहरणों के बारे में और कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में। वहाँ पर हमने जाना था कि कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड के कणों का जो आकार होता है छोटा होता है, इसी वजह से हम इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड विलयन की जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में हमने बात की थी। कोलाइड विलयन कैसे बनता है, तो वहां पर हमने देखा था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मिलने से कोलाइड विलयन बनता है। उसके उदाहरणों के बारे में हमने जाना था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके और क्लिक करके उसको आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है आपको उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो आपको पता है ही। हमारा टॉपिक चल रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम कैसे करें। हमने मिश्रण के बारे में भी जाना, मिश्रण के घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जाना, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि मिश्रण के जो घटक हैं उनको हम पृथक कैसे करें। जैसे आप लोगों को किन्हीं दो पदार्थों को एक जगह मिलाकर दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा। अब उन पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हमें किसी ना किसी विधि को अपनाना होगा। तो उस विधि को अपनाकर अगर हम मिश्रण के घटकों को अलग अलग कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कहलाता है। प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। यह हमें भी पता है कि जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। तो आज का हेडिंग डालिए मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कैसे हम मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब हम मिश्रण में से उसके घटकों को पृथक करेंगे तभी तो हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। तो इसके लिए मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं प्राकृतिक पदार्थ जो हैं रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। यह हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक तौर पर जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। और मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हम कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए
मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न विधियां हम अपनाते हैं। मिश्रण में से उसके घटकों को अलग अलग करने के लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि हम इनको पृथक करते ही क्यों हैं। तो प्रत्येक घटक जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके तथ्य को जानने के लिए हमें मिश्रण में से घटकों को अलग करना ही होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको पृथक करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पृथक करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पृथक करने पर प्रत्येक घटक की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी पृथक करने पर प्रत्येक घटक की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं या हमें प्राप्त होती है। अब बात आती है कि मिश्रण के घटकों को हम पृथक तो कर रहे हैं, लेकिन वो मिश्रण कैसा है, समांगी है या विषमांगी है। तो हमने पढ़ा है कि मिश्रण समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आगे चल रहे वीडियो समझने में आपको परेशानी नहीं हो। तो देखिए, विषमांगी मिश्रण जो होता है उसको हम सामान्य भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो लिखिए, विषमांगी मिश्रण को सामान्य भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण जो होता है उसको हम सामान्य भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं, और सामान्य भौतिक क्रिया जिसको हम देख सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हमें विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो लिखिए, कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो तकनीकें कौन कौन सी है, कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हम सबसे पहला जो तथ्य है वो लेते हैं। तो नंबर 1 लिख के आपको लिखना है कि रंग वाले घटक कौन से होते हैं। जैसे डाई है, तो डाई क्या है, एक रंग वाला घटक है। तो इस रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से अगर पृथक करने के लिए आप लोगों से कह दिया जाए तो हम उसको कैसे पृथक करेंगे, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो लिखिए, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से, नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। और ये जो क्रियाकलाप है
हमारे इस चैप्टर का क्रियाकलाप नंबर 5 होगा। 5वें नंबर का जो क्रियाकलाप है उसमें हम रंग वाले घटक या डाई जो हैं उनको नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर को क्या करते हैं भाई, आधा जल से भर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, बीकर लिया। बीकर लेने के बाद में उसको आधा जल से भरा। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर को आधा जल से भरा और बीकर के मुख पर हमने क्या कर दिया, वॉच ग्लास रख दिया। बीकर के मुख पर हमने क्या रखा, वॉच ग्लास रख दिया। अब ये जो बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखा हुआ है, उस वॉच ग्लास में हम क्या करते हैं, कुछ बूंद स्याही की डालते हैं। इस वॉच ग्लास पर क्या करते हैं, हम कुछ बूंद स्याही की लेते हैं और स्याही की बूंद डालने के बाद में हम क्या करते हैं, बीकर को गर्म करते हैं। बीकर को क्या करना है, हमें गर्म करना है। देखिए, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया और उस बीकर को आधा जल से भरा। आधा जल से भरने के बाद में हमने क्या किया, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रख दिया। अब आप कहोगे सर ये वॉच ग्लास क्या है, तो देखिए वॉच ग्लास में बताऊं आप लोगों को कि तस्तरी जो होती है, तस्तरी नुमा संरचना में एक कांच का बना प्लेट के जैसी संरचना होती है, तो उसे हम वॉच ग्लास कहते हैं। तो ध्यान रखिए, वॉच ग्लास को बीकर के मुख पर हम रख देते हैं और इस वॉच ग्लास में स्याही की कुछ बूंदें डाल लेते हैं। स्याही की बूंदें डालने के बाद में हम बीकर को क्या करते हैं, गरम करते हैं। बीकर को हमने क्या किया, गरम किया। अब देखिए, जैसे ही हम बीकर को गरम करेंगे, बीकर का जो पानी है वो गरम होगा और बीकर के ऊपर जो स्याही की बूंद है भाई वो भी गरम होगी। तो ध्यान रखिए, जैसे ही हम गरम करेंगे, लेकिन कब तक गरम करेंगे, वाष्पीकरण होने तक गरम करेंगे। गरम करेंगे वाष्पीकरण होने तक, और वाष्पीकरण होने तक गरम करेंगे तो अंत में क्या होगा भाई, जो वॉच ग्लास है इससे क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। वॉच ग्लास से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। देखिए समझिए, जैसे हमने कोई बीकर लिया, बीकर के मुख पर हमने क्या रख दिया भाई, बीकर में हमने भर दिया जल और यहां पर मुख पे हमने रख दिया वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में हम क्या करते हैं, नीले या काले रंग की जो है स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, जैसे ही हम बीकर को गर्म करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है गर्म कब तक करना है, जब तक वाष्पीकरण न हो। तो वॉच ग्लास पर हम देखते हैं तो किसका वाष्पीकरण होता है। तो अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पानी भरा हुआ है बीकर में, तो बीकर का ही वाष्पीकरण हुआ होगा, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को कि हम घर पर सब्जी पकाते हैं या कोई भी व्यंजन बनाते हैं जिसमें हमें पानी की मात्रा अधिक डालनी होती है। जब हम उसको किसी तस्तरी से ढक देते हैं तो क्या जब वो पकती है तो वाष्पीकरण के दौरान जल बाहर निकलता है, बताइए आप लोग,
नहीं निकलता ना। तो अब ध्यान दीजिए कि यहां पर बीकर को हमने बिल्कुल पूरी तरह से ऊपर से बंद कर दिया, तो क्या वाष्पीकरण होगा तो ये अंदर का जल बाहर आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ये जो वॉच ग्लास रखा हुआ है ऊपर, ये वॉच ग्लास इस बीकर को, पहले तो आप इनके नाम लिख लीजिए। तो इनके नाम हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये बीकर है, ये वॉच ग्लास है, और इसे हम बर्नर कह सकते हैं। तो देखिए जैसी इसकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इसको अगर हम गर्म करते हैं बीकर को, तो बीकर का पानी वाष्प बन के ऊपर नहीं उड़ पाएगा। ये क्या है, यहां पर इसमें जल है। जब बीकर को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो देखिए पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद में वाष्प में परिवर्तित होगा, और जैसे ही वॉच ग्लास की सतह से टकराएगा क्या होगा, वापस वो पानी में बदल जाएगा। अब इस पानी के तापमान बढ़ने से, इसकी ऊष्मा में वृद्धि होने से वॉच ग्लास को क्या प्राप्त होगी भाई, ऊष्मा प्राप्त होगी। वॉच ग्लास को ऊष्मा प्राप्त होने से क्या होता है कि स्याही जो है, स्याही में इसे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। तो यहां पर एक प्रश्न हमारे सामने आता है, वो प्रश्न आप लोगों को जरूर लिखना है। क्या है कि वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ। वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ, यानी यहां पे जो ये वॉच ग्लास रखा हुआ है इस पर वाष्पीकरण किसका हुआ है, ये हमें देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर तो यही होगा कि वॉच ग्लास में जो स्याही है, हो सकता है वो स्याही कोई मिश्रण हो, ये शुद्ध पदार्थ नहीं हो। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण। स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण। इस प्रश्न का भी साथ में हमें पता होना चाहिए कि स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। तो पहला प्रश्न जो है उसका आंसर तो हमें मिलेगा, लेकिन पहले इस प्रश्न को देखिए कि स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण। तो ध्यान दीजिए, स्याही जल में रंग का मिश्रण है। स्याही जो है ये स्याही है, स्याही क्या है, हम कह सकते हैं कि जल प्लस रंग का ये क्या होती है, एक मिश्रण होती है। यानी जल और रंग का मिश्रण क्या होती है, स्याही होती है। अब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो इस जल की ऊष्मा से वॉच ग्लास की ऊष्मा बढ़ती है या वॉच ग्लास को ऊष्मा प्रदान होती है। और जैसे ही वॉच ग्लास को ऊष्मा प्रदान होती है तो देखिए वॉच ग्लास को ऊष्मा मिलते ही वॉच ग्लास में रखी हुई जो स्याही है, इस स्याही में क्या है, जल है। तो इस स्याही में रखा हुआ जल जो है इस ऊष्मा से किस में बदल जाता है भाई, वाष्प में बदल जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर भी हमें मिल गया। देखिए स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण, इसका आंसर तो ये रहा, स्याही जल व रंग का मिश्रण होता है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ में या किसी भी मिश्रण में अगर जल है तो उसको पदार्थ को गर्म करने पर 100% उसका वाष्पीकरण होगा, पदार्थ का हो या नहीं हो, लेकिन उसमें जो जल की मात्रा है उस जल की मात्रा का तो वाष्पीकरण होगा ही। तो यहां से जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं स्याही से जल का तो वाष्पीकरण हो जाता है और रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। तो यहां पर वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ,
पानी का। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस प्रक्रिया के अंदर वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ है या कौन से जल का वाष्पीकरण हुआ है, तो आप लोगों को बताना होगा कि यहां पर बीकर में लिए गए जल का वाष्पीकरण नहीं होता है, स्याही में जो जल है उसका वाष्पीकरण होता है। इसका क्यों होता है, इसका क्यों नहीं होता, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए, इस प्रकार हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये लाइन आप लोगों को अंत में लिखनी है। ये जैसे ही पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद में लिखना है कि इस प्रकार हम विलायक से विलेय पदार्थ को, इस प्रकार हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की है उसको एक बार रिपीट करते हैं। हमने बात की है कि मिश्रण जो है उसके घटकों को हम पृथक कैसे कर सकते हैं, उनका पृथक्करण हम कैसे करें। तो प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। ऐसे हम शुद्ध मान सकते हैं लेकिन रासायनिक तौर पर वो शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, विभिन्न प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं एक एक अपने सामने आती जाएगी और हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न यह आता है कि इनको पृथक करते ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी हमें पृथक करने की। तो ध्यान दीजिए, मिश्रण से घटकों को पृथक करने पर हमें प्रत्येक घटक की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए इनको पृथक करते हैं। अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण को सामान्य भौतिक क्रिया द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। देखिए, इसको एक बार और समझिए कि विषमांगी मिश्रण जो है उसमें पदार्थ के जो अवयव हैं या घटक जो हैं मिश्रण के वो अलग अलग होंगे। जैसे हमने क्या किया, एक 100 ग्राम मान लीजिए शक्कर ले ली और 100 ग्राम ही नमक ले लिया, एक जगह हमने उनको मिला दिया। तो अब इतना सा आप समझ चुके हो कि इन दोनों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, छानन विधि काम में लेंगे। छलनी जो होती है उसमें इस मिश्रण को लेकर अगर हम छानने की कोशिश करेंगे तो नमक नीचे निकल जाएगा और शक्कर जो है, शक्कर के दाने छलनी में रह जाएंगे। तो सामान्य भौतिक विधि जो है, भौतिक क्रिया जो है, भौतिक क्रिया के द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। लेकिन भाई समांगी मिश्रण जो है उसको हम ऐसा करके पृथक नहीं कर सकते। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वो विशेष तकनीकें कौन कौन सी हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैसे हम उदाहरण लेंगे तो हमने सामने तकनीकें आती रहेगी। देखिए, हमारे सामने पहला उदाहरण जो आता है या पहला तथ्य जो आता है वो आता है कि रंग वाले घटक यानी डाई नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक हम उनको कर सकते हैं। रंग वाले घटक डाई को और लिखना है आपको यहां पे, रंग वाले घटक डाई को नीले या काले रंग की स्याही से हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो यहां हमने एक क्रियाकलाप किया है। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर को आधा जल से भरते हैं और बीकर के मुख पर क्या रख देते हैं भाई, वोच ग्लास रख देते हैं। वोच ग्लास में कुछ बूंद स्याही की लेते हैं। उसके बाद में हम बीकर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। चित्र में भी आप देखते रहिए। गर्म करने के बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि गर्म कब तक करना है, वाष्पीकरण होने तक गर्म करना है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वोच ग्लास से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, ये बीकर लिया, जल डाल दिया, बर्नर से गर्म किया, वोच ग्लास ऊपर रख दिया और वोच ग्लास में क्या है, स्याही है। अब बर्नर से इसको अब जब हम गर्म करेंगे
तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होके वॉच ग्लास की निचली सतह से टकराएगा वाष्प बनके, और जैसे ही टकराएगा वापस जल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस वॉच ग्लास को ये ऊष्मा प्रदान कर देगा, और इस ऊष्मा से ये स्याही जो है, देखो स्याही क्या है, जल और रंग का मिश्रण होती है। तो जैसे ही वॉच ग्लास की ऊष्मा इस स्याही को मिलती है, स्याही से जल का वाष्पीकरण हो जाता है और यहां पर रंग शेष रह जाता है। तो यहां पर दो प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ। तो यहां देखिए वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ है, स्याही में जो जल का और रंग का मिश्रण था उस जल का वाष्पीकरण हुआ है। दूसरा प्रश्न, स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, तो ये आप लोगों के सामने है, स्याही शुद्ध पदार्थ नहीं है, स्याही क्या है, मिश्रण है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने बात की है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को आज का जो तथ्य है, आज की जो क्लास है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइबर तो आपको करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका एक फायदा होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख पाओगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.